दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष केमिस्ट्री में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 537 नंबर का लेक्चर है और आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 16,120 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आज का टॉपिक अपने आप में थोड़ा सा कठिन है, जहां से आप भागते हैं, लेकिन मैं आपको भागने नहीं दूंगा। आप मेरी क्लास में बने रहिए, वादा करता हूं अगर एक एक सवाल का जवाब आपको इसी क्लास में याद ना हो जाए तो बताना कि नितिन सर ने क्या कहा था। ठीक है, हमारा टॉपिक है दोस्तों कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियां। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का शोधन किन किन विधियों के आधार पर होता है, वो कौन कौन सी विधियां, सवाल कैसे बनते हैं, बहुत डिफिकल्ट सवाल बनते हैं लेकिन उत्तर बड़े आसान से होते हैं। आप क्लास देखिए, पूरी की पूरी बात आपको क्लास में ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे, हमने बहुत बेहतरीन पेड कोर्स आपके लिए तैयार किया। कम से कम एक मौका दोस्तों आप हमारे पेड कोर्स का डेमो देखने के लिए जरूर दीजिए। ठीक है, मैं आपको बैच परचेज के लिए प्रोवोक नहीं कर रहा हूं, सिर्फ डेमो देखने के लिए बुला रहा हूं। एक बार आप कंप्लीट हिस्ट्री का जो हमारा ये सेक्शन है इसका आप जाकर के एक बार डेमो देखिए, आपको खुद ब खुद लगेगा कि कितनी बेहतरीन क्वालिटी में क्लासेस दी जा सकती हैं या दी जानी चाहिए। ठीक है, एक बार आप पढ़ के देखो, फिर डिसाइड करना कि नितिन सर का बैच ज्वाइन करना है या नहीं करना है। ठीक है, सवाल स्टार्ट किया जाए आज की क्लास का। आज के क्लास बड़े भारी भरकम दिखेंगे, जो सवाल दिखेंगे बहुत भारी भरकम दिखने वाला है। जैसे पहला ही सवाल अभी तो आसान है, लिख रहा है कि कार्बनिक यौगिकों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। वो दो मुख्य वर्ग दोस्तों इसके कौन कौन से हैं, सिर्फ आपको ये बताना। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों को किन दो वर्गों में विभाजित किया गया है ये बताना है। तो कोई भी कार्बनिक यौगिक हो वो दो ही भाग में बटे होते हैं, एक होता है विवृत श्रृंखला और एक होता है समवृत श्रृंखला। कौन सा होता है? एक होता है विवृत श्रृंखला। ठीक है, विवृत श्रृंखला। ठीक है, विवृत श्रृंखला। और दूसरा होता है समवृत श्रृंखला। ठीक है, विवृत श्रृंखला और समवृत श्रृंखला। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अभी एक एक करके हम लोग इससे सवाल भी समझेंगे। अभी केवल आप इतना ध्यान दीजिए कि कार्बनिक यौगिकों का विभाजन कितने भागों में किया जाता है? दो भागों में किया जाता है, समवृत और विवृत। आगे पीछे भी रख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि समवृत पहले होगा या विवृत पहले होगा, ऐसा कुछ नहीं। दो होते हैं तो आप वो याद रखें। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, पहला सवाल आता है कि जो विवृत श्रृंखला यौगिक हैं, जिसे हम ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं, लिख रहा दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है? एक तो ओपन चेन कंपाउंड, ये इसका इंग्लिश नाम हो गया, हिंदी में इसको विवृत श्रृंखला बोलते हैं। ऐसे इसको एलिफैटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है या अचक्री कहा जाता है। ठीक है, एलिफैटिक यौगिक। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? एलिफैटिक यौगिक कहते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं? अचक्रीय यौगिक कहा जाता है। सवाल ये आता है कि अचक्रीय यौगिक का मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है, ये चक्र नहीं बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसके कंपाउंड, इसके यौगिक या तो सीधी रेखा में होते हैं, या तो सीधी रेखा में होते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसे, पेड़ों की शाखाएं निकली है ना, शाखाओं के रूप में होते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, या फिर शाखित रूप में। ठीक है, शाखित रूप में यानी ब्रांच वाले स्टाइल में होते हैं। या तो सीधी रेखा में होंगे या तो ब्रांच स्टाइल में होंगे। जैसे पेड़ों की शाखाएं निकलती कि एक ग्राउंड से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इसको ब्रांच बोलते हैं शाखित रूप में, इसीलिए इसे अचक्री कहा गया। अचक्री मतलब ये साइकिल नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये गोला नहीं बनाते हैं। ठीक है, चक्री का मतलब क्या हो जाता है? एक ही वृत्त में घूमना। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो इसे एलिफैटिक कहा जाता है या अचक्रीय यौगिक कहा जाता है, और इसके बारे में एक लाइन आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल देता है इसी तरह से समवृत श्रृंखला यौगिक जो है, जिसे क्लोज चेन कंपाउंड्स कहते हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं चक्रीय यौगिक। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चक्रीय यौगिक, या फिर इसे कहते हैं वलय यौगिक। क्या कहते हैं? वलय यौगिक। और वलय क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसके यौगिक इसका नाम चक्री क्यों पड़ा? क्योंकि ये साइकिल बनाते हैं, इसलिए दोस्तों ऐसा कहा गया। तो याद रखेगा, इसके यौगिक में भी दोस्तों एक कार्बन होते हैं। ठीक है, इसके यौगिक यानी जो कार्बन परमाणु होते हैं वो इसके यौगिक एक वलय में बंद होते हैं। ठीक है, एक वलय में
एक वलय में बंद होते हैं, तभी दोस्तों इसे क्या कहा गया है, तभी इसे वलय यौगिक कहा गया है या साइकिल कंपाउंड इसे कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत आसान सा भी मैंने आपको सवाल दिया। ठीक है, अब जब आप इसके आगे बढ़ेंगे असली मजा तो अब आने वाला है। करा साधारणतः कार्बनिक यौगिक जिन दो या दो से अधिक अवयवों से मिलकर बनते हैं उन अवयवों को दोस्तों क्या कहा जाता है। आप जानते हैं कार्बनिक यौगिक अकेले तो होता नहीं, वो कई सारे कार्बनिक अवयव को मिलाकर बनता है, उसे क्या कहते हैं। अब किताब उठा के देखें तो उसके दो नाम मिलते हैं। कई जगह पे बताया गया कि उसे समूह कहते हैं, समूह यानी ग्रुप कहते हैं। ठीक है, कई जगह पे यह बताया गया कि इसे समूह कहते हैं, ठीक है, इसे ग्रुप कहते हैं, और कई जगह पे यह कहा गया कि इसे मूलक कहते हैं। मूलक को रेडिकल एक मीनिंग है दोस्तों, उसको पढ़िएगा, रेडिकल। ठीक है, रेडिकल। ठीक है, कुछ जगह पे मिलता है कि इसे क्या कहते हैं, इसे रेडिकल कहते हैं, इसे मूलक कहते हैं। मूलक जो होते हैं दोस्तों ये रासायनिक बंधों से बंधे होते हैं। ठीक है, लिखेगा नहीं, समूह। ठीक है, समूह रासायनिक बंधों से, समूह रासायनिक बंधों से बंधे होते हैं। ठीक है, बंधे होते हैं। ठीक है, ये भी दोस्तों आप याद रखेंगे, ये सिंपल सी बात। तो हमें आपको क्या बताना है, हमें आपको तो लगता है मैंने दोनों इसलिए बता दिया, लेकिन मुझे जो मेरा अपना ओपिनियन है वो है दोस्तों आप मूलक बताइएगा, रेडिकल बताइएगा, समूह ना बताइएगा। ठीक है, रेडिकल होता है बट समूह भी कहा जाता है, तो क्या पता एग्जाम में समूह ही दे दे, तो ऐसे में ये चीज भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल करा मेथिल एल्कोहल का नाम सुना होगा, नाम नहीं सुना होगा तो आज सुन लीजिएगा, बहुत जरूरी है। करा मेथिल एल्कोहल को सामान्य तौर पर ये किस नाम से दोस्तों जाना जाता है मेथिल एल्कोहल को, तो याद रखेगा इसी को हम लोग बोलते हैं मेथेनॉल। क्या बोलते हैं दोस्तों, मेथिल एल्कोहल को ही। ये बहुत अच्छा सवाल है और पता नहीं एग्जामिनर को ये सवाल पूछने में कितना मजा आता है भाई, मैंने देखा कई बार ये सवाल पूछा गया। ठीक है, तो सवाल में केवल यही नहीं पूछा गया कि इसको और किस नाम से जानते हैं, मेथिल अल्कोहल को। ये अल्कोहल शब्द जरूर याद रखेगा, मेथिल अल्कोहल अल्कोहल का सबसे सामान्य रूप है। ठीक है, लिखेगा अल्कोहल का सबसे सामान्य रूप। ठीक है, अल्कोहल का सबसे सामान्य रूप दोस्तों इसे कहा जाता है। तो मेथिल अल्कोहल को ही हम मेथेनॉल कहते हैं, आप याद। मेथेनॉल के अलावा दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, ये लकड़ी से प्राप्त होता है, इसीलिए कहीं कहीं पर इसे वुड अल्कोहल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वुड अल्कोहल। ठीक है, ये आपके लिए दोस्तों अच्छा हो गया। या कहीं कहीं पे दोस्तों दे देता है नेफ्था। ठीक है, नेफ्था अल्कोहल। ठीक है, क्या दे देता है, नेफ्था अल्कोहल। ठीक है, ये भी बड़ा पूछा जाता है। या फिर कास्ट अल्कोहल दे देता है। ठीक है, क्या दे देता है, कास्ट अल्कोहल। कुल मिलाजुला के बात एक ही है, इसलिए सारी बातें आप याद। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मेथेनॉल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो गलती से नहीं भूलना है। ये नेफ्था और वुड वाली बात दोस्तों आप जरूर याद रखेगा, ये थोड़ा सा अपडेटेड है तो इसको भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे करा मेथिल अल्कोहल को मेथेनॉल के अलावा और किस नाम से जाना जाता है। देखो सबसे पॉपुलर नाम जो है वो तो मेथेनॉल है। करा मेथेनॉल के अलावा भैया इसको वुड अल्कोहल कहा जाता है, इसको नेफ्था अल्कोहल कहा जाता है, इसको कास्ट अल्कोहल कहा जाता है। बता दो, कास्ट नेफ्था भी कहा जाता है। ठीक है, ये नेफ्था उठा लीजिए, कास्ट नेफ्था कास्ट, ये भी दोस्तों नाम दे दिया जाता है। एक चीज और लिखेगा, इसको शायद पूछ रहा होगा हाइड्रेट वाले के बारे में, मेथिल हाइड्रेट दोस्तों इसे कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे मेथिल हाइड्रेट। ठीक है, इसे मेथिल हाइड्रेट भी दोस्तों कहा जाता है। तो हो सकता है इसके बारे में पूछ रहा हो, हाइड्रेट कहीं भी लिख देगा तो OH लाके जोड़ दीजिएगा, तो मेथिल का मतलब हो जाएगा CH3 और हाइड्रेट का मतलब हो जाएगा OH। ठीक है, CH4 कर देते तो मेथेन हो जाता है, मेथिल की बात कर रहा है तो CH3 याद रखेंगे और हाइड्रेट में OH रख देंगे, ये बन जाएगा मेथिल हाइड्रेट। ये मेथिल अल्कोहल को ही मेथिल हाइड्रेट कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला दे रहा है कि कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की क्रमबद्ध पद्धति दोस्तों क्या कहलाती है। इसकी क्रमबद्ध पद्धति, ये जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं इसका नामकरण की पद्धति दोस्तों क्या कहलाती है, इसको कहते हैं IUPAC। क्या कहते हैं, IUPAC, ये इसको बोलते हैं। इसको हिंदी में भी देखेंगे ना तो ये लिखा रहता है IUPAC,
लेकिन सवाल ये आता है कि मान लीजिए कभी इसका फुल फॉर्म पूछ दे, तो आई जो होता है दोस्तों इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आई जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल, ठीक है, पहली बात याद रखिएगा, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है। तो आई मतलब क्या हो गया, इंटरनेशनल। यू मतलब क्या हो गया, यू मतलब हो जाता है यूनियन। अच्छा, यू का मतलब यूनियन करें कि यू का मतलब यूनिट करें? भाई यूनिट क्या कुछ गिनना थोड़े है, ये यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ। अब जो पी और ए हो जाता है, तो ए माने होता है अप्लाइड और पी का मतलब होता है प्योर। तो यहां पे लिखिएगा दोस्तों प्योर एंड अप्लाइड, ठीक है, प्योर एंड अप्लाइड, ठीक है, प्योर एंड अप्लाइड। और सी का मतलब हम लोग विषय पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री लिखिएगा, ठीक है, केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री। थोड़ा बहुत कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हुआ होगा तो उसको सुधार कर लीजिएगा। यही इसका फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। ये क्या करता है, ये कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की क्रमबद्ध पद्धति जो है दोस्तों, ये IUPAC कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, विश्वास कीजिए, क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि नितिन सर जो पढ़ा रहे हैं इस तरह के सवाल परीक्षा में आते हैं। दिक्कत की बात क्या है ना, आप सोचते होंगे यार पता कैसे चलेगा कि ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं कि नहीं आते हैं। उसके लिए आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका क्वेश्चन पेपर देखना होगा, प्रीवियस ईयर पेपर में जाके देखना होगा, साइंस का क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ परीक्षा में यहां से सवाल बनते हैं या नहीं बनते। कोई भी परीक्षा हो, मैं तो सभी सरकारी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल जो है करा रहा हूं। वह कार्बन परमाणु जो 4 भिन्न परमाणुओं, ध्यान दीजिएगा, जो 4 भिन्न परमाणुओं या समूहों से जुड़ा हो, वो दोस्तों क्या कहता है, वो कार्बन परमाणु क्या कहलाता है, इसको कहते हैं असममित कार्बन। क्या कहते हैं, जो 4 भिन्न कार्बन परमाणुओं या समूहों से जुड़ा हो उसे कहते हैं असममित कार्बन, ठीक है, असममित कार्बन दोस्तों कहा जाता है। ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है परीक्षा के लिए। कह किस परमाणु को चिरल परमाणु कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चिरल। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, चिरल। चिरल एटम दोस्तों किसे कहा जाता है, चिरल सेंटर किसे कहा जाता है, इसी को, असममित कार्बन को ही चिरल परमाणु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असममित कार्बन को ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम चिरल एटम या चिरल परमाणु के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। तो ये एक ही बात है, इसको भी दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा और क्या क्या सवाल बन सकते हैं, करा यदि किसी द्रव में अवाष्पशील पदार्थों की अशुद्धियां हो, यानी जो भाप में तब्दील नहीं हो सकती, अवाष्पशील मतलब जो वाष्पित न हो सके। मान लीजिए आपने पानी ले लिया, पानी में पत्थर के टुकड़े मिला दिया, पानी को गर्म कर दिया, पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा। क्या कंकड़ पत्थर भी भाप बन के उड़ जाएंगे? नहीं सर, कंकड़ पत्थर उसी बर्तन में पड़े रहेंगे, वो नहीं उड़ सकते, वो अशुद्धियां हैं। ऐसे ही पूछ रहा है कि किसी द्रव में अवाष्पशील पदार्थों की अशुद्धियां आपने ले लिया, जो अवाष्प, जैसे लोहे के टुकड़े, कंकड़ पत्थर, इस तरह का कुछ भी ले लिया, लकड़ी के जो भाप में नहीं तब्दील हो सकते, ऐसी अशुद्धियां मिले हों तो उनके शोधन के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? तो यहां पर विधि है दोस्तों, इनको शुद्ध करने के लिए आसवन विधि। कौन सी? आसवन विधि का उपयोग दोस्तों किया जाता है। आसवन को कहते क्या है? आसवन को कहते हैं डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो DISTI होगा ना, DISTI, डिस्टिलेशन, ठीक है, डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं दोस्तों आसवन विधि को। ये आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत आपको? अच्छे से समझिएगा इसको। चलिए, अभी तो आसवन विधि दिया, कह रहा किस विधि द्वारा समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, देखिए समुद्री जल में होता क्या दोस्तों, समुद्री जल में जल होता है, उस जल के साथ दोस्तों नमक जो है मिला होता है। ठीक है, क्या नमक भी वाष्पशील है? नहीं। क्या नमक भाप बन सकता है? नहीं। ये नमक दोस्तों अशुद्धि के रूप में मिला रहता है। ये नमक ही क्या है, समुद्री जल में अशुद्धि के रूप में मिला रहता है। नमक ही नहीं, उसमें रेत के कण भी तो होते हैं, रेत के कण जो होते हैं ये भी दोस्तों अशुद्धि के रूप में मिले रहते हैं समुद्री जल में। अब यहां से आपको चाहिए शुद्ध जल, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यही आसवन विधि का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, जब आप पानी को गर्म करेंगे तो जो पानी होगा उड़ के चला जाएगा, नमक और रेत के कण जो हैं वो बचे रह जाएंगे।
तो जब नमक रेत के कण बचे रह जाएंगे, शुद्ध पानी आपको मिल गया। तो आसवन विधि जो डिस्टिलेशन मेथड है दोस्तों, इसी माध्यम से शुद्ध जल जो है प्राप्त किया जा सकता है, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। कह रहा है ऐसे दो वाष्पशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में किस विधि का उपयोग किया जाता है जिनके क्वथनांक जो है बहुत पास पास होते हैं। ऊपर से लिख के आ रहा है द्रवों का मिश्रण है जो वाष्पशील हैं और ऐसे दो द्रव मिले हुए हैं। ठीक है, कह रहा है दो द्रव को मिला दिया, लिक्विड, दोनों लिक्विड हैं। जैसे अभी आप समुद्री जल में अगर आप मान लीजिए मिला रहे हैं कंकड़ पत्थर को, तो भैया एक ठोस है एक द्रव है, तो ठोस द्रव को मिला है तो अलग बात है। इस बार कंडीशन दे दिया कि ठोस द्रव को नहीं मिला रहे हैं, द्रव द्रव को मिला रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके साथ खेला होने वाला है। द्रव और द्रव का मिश्रण कर रहे हैं। भाई द्रव में द्रव मिला दोगे, जैसे दूध में पानी मिला दिया, समझिए बात को, दूध में पानी मिला दिया, अभी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसको अलग करना, है कि नहीं भाई। दूध में पानी तो एकदम जाके मिक्स हो गया, उसको अलग कैसे करोगे? बगुला तो है नहीं कि उसको अलग कर लोगे, बगुला अलग कर लेता। हाँ, बगुला एकमात्र ऐसा पक्षी है जो दूध से पानी को अलग कर लेता है, उसके पास अपनी क्वालिटी है, आप तो है नहीं। फिलहाल मेथड से अलग किया जा सकता है। दो वाष्पशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में किस विधि का उपयोग करते हैं जिनके क्वथनांक पास पास होते हैं, वहां पे आप इस्तेमाल करेंगे प्रभाजी आसवन का। ठीक है, यह भी आसवन विधि का ही एक रूप है जिसका नाम है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन में क्या होता है, इसमें बार बार एक ही क्रिया को दोहराया जाता है, वाष्पन संघनन। वाष्पन में क्या होता है, द्रव गैस में बदलता है, संघनन में क्या होता है, फिर गैस द्रव में बदलता है। यह क्रिया कई बार कराई जाती है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लिखा क्वथनांक दोस्तों बहुत पास पास हो गया। जब कभी किसी का क्वथनांक पास पास हो तब आपको यह क्रिया बार बार दोस्तों दोहरानी पड़ती है। तो लिखिएगा कई बार वाष्पन एवं संघनन। ठीक है, कई बार वाष्पन एवं संघनन। ठीक है, कंडेंसेशन, संघनन की क्रिया कराई जाती है। ठीक है, की क्रिया कराई जाती है। ठीक है, कराई जाती है। तो ये प्रभाजी आसवन में होता है। समझ रहे ना, बार बार एक ही तरह का कार्य करना। ठीक है, बार बार उनका वाष्पन कराना, बार बार संघनन कराना, इससे एक बार जाकर वो पूरी तरह से फिल्टर होकर अलग हो जाएंगे। तो इसे आप याद रखेंगे, प्रभाजी आसवन है। अब सवाल यह आता है कि प्रभाजी आसवन के और कौन कौन से उदाहरण हैं, जरा देखिएगा। जैसे पेट्रोल दोस्तों, जब धरती से पेट्रोल निकाला जाता है, इसी तरह से उनको भी प्रभाजी आसवन के द्वारा बार बार करके उनका शुद्ध रूप प्राप्त किया जाता है। तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, इन सब को पृथक करने में किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेगा यहां भी प्रभाजी आसवन। ठीक है, प्रभाजी आसवन विधि का यूज किया जाता है। ये आप इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल, क्या बोलते हैं दोस्तों, यही कहते हैं ना, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दोस्तों कहा जाता है। प्रभाजी आसवन दोस्तों इसे कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, फ्रैक्शनल बोलते हैं, फ्रैक्शनल। ठीक है, फ्रैक्शनल, FRACTIONAL। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। ये पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल मतलब मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल मतलब क्या हो गया, ये जो केरोसिन ऑयल दे रहा है ये मिट्टी का तेल जो होता है दोस्तों, मिट्टी का तेल। अब तो बहुत कम इस्तेमाल होता है, पहले के जमाने में बहुत इस्तेमाल होता था इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कोल तार हो गया, कोयला हो गया, या कोयला गैस एक साथ करिए, कोयला गैस हो गया, अमोनियामय शराब हो गया। ठीक है, अमोनियामय शराब और कोक वगैरह हो गया। ये सब कोयले के किस आसवन से प्राप्त होते हैं? देखिए, कोयले से ही इन सब की प्राप्ति की जाती है, लेकिन यहां पर याद रखिएगा ये विनाशी आसवन से प्राप्त होते हैं। किससे? यह विनाशी आसवन, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, प्रभाजी आसवन। आप सोच रहे होंगे सर विनाशी आसवन क्या होगा? प्रभाजी आसवन तो सुना, विनाशी आसवन नहीं सुना। सुन लीजिए दोस्तों, विनाशी आसवन में क्या किया जाता है, कोयले को हवा की अनुपस्थिति में इतना गर्म किया जाता है, इतना गर्म किया जाता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा हवा की अनुपस्थिति में इस कोयले को क्या करते हैं, गर्म किया जाता है। ठीक है, लिखिएगा हवा, अलग पेन से लिख देते हैं, हवा की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करके इन उत्पादों में विघटित कराया जाता है।
ठीक है, इन उत्पादों में विघटित कराया जाता है। ये दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा नेफ्थलीन हो गया, फिनाल हो गया, पीरिडीन हो गया, ये सब दोस्तों किस आसवन से ये सब प्राप्त किए जाते हैं? वैसे तो इनके लिए भी प्रभाजी आसवन है, इनके लिए भी कौन सा आसवन है? प्रभाजी आसवन है। बस इसमें से एक आप अलग कर लीजिएगा, ये जो नेफ्थलीन दे रहा है, ठीक है, ये जो नेफ्थलीन दे रहा है दोस्तों, नेफ्थलीन को दोस्तों आप अलग कर लीजिएगा। नेफ्थलीन जो है दोस्तों ये कोल तार के आसवन से प्राप्त होता है, ठीक है, कोल तार के आसवन से प्राप्त, ठीक है, कोल तार के आसवन से प्राप्त किया जाता है। ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी तो सब ठीक है, बाकी नेफ्थलीन, फिनाल, पिरिडिन मेथड तो प्रभाजी आसवन है। केवल ये वाला जो है दोस्तों नेफ्थलीन जो है कोल तार के आसवन से प्राप्त किया जाता है, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए मैंने अभी तक आपको 7 विषय पढ़ा दिया, आप हमारे साथ जुड़कर पढ़िए, एक एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने जुड़कर नहीं पढ़ा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, केवल इतना होगा, आप जीवन भर पढ़ते रहेंगे, दसियों साल तक पढ़ते रहेंगे, कभी भी आपका एक विषय कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? आप जो कूद कूद कर पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए। आपकी प्रॉब्लम क्या है? कभी केमिस्ट्री पढ़ लिया, कभी फिजिक्स पढ़ लिया, कभी बायोलॉजी पढ़ लिया, कभी इच्छा हुआ संविधान पढ़ लिया, ऐसे कूद कूद पढ़ते रहोगे, कभी भी कुछ कंप्लीट। आपको सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा, और वो सीक्वेंस आपको यूट्यूब पर केवल एक जगह मिलने वाला है, स्टडी 91 पर। आप हमारे साथ जुड़िए। जैसी सीरीज आज आप कंप्लीट कर रहे हैं केमिस्ट्री में, ऐसे ही आप फिजिक्स कंप्लीट कर सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी कर सकते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी कर सकते हैं, इंडियन पॉलिटी कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री कर सकते हैं, मिडावल हिस्ट्री कर सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री कर सकते हैं। मैंने एक एक करके सब कंप्लीट कराया हुआ है। बस ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप आइए और पढ़िए। कई बार आपके मन में भी सवाल आ जाता है कि सर किस परीक्षा के लिए? देखिए सरकारी परीक्षा की अगर आप तैयारी करें, चाहे वो छोटा से छोटा एग्जाम हो, चाहे बड़े से बड़ा एग्जाम हो, ये उन हर परीक्षाओं के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इसलिए ये मुझसे ना पूछिए कि सर किस परीक्षा के लिए है, ये हम पूरी की पूरी केमिस्ट्री का गहन अध्ययन कर रहे हैं, वहां से जितने सवाल बन सकते हैं उनको मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। तो आपको इसलिए बिल्कुल चिंतित नहीं होना सर किस परीक्षा के लिए। और कोई 100-150 लेक्चर थोड़े केमिस्ट्री का यार, बहुत होगा, 50 होगा, 50 के अंदर ही होगा, 40-45 में मुझे लगता है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। कर ऐसे द्रवों के पृथक्करण में किस विधि का उपयोग किया जाता है जो अपने क्वथनांक से पहले विघटित हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, पीछे मैंने एक सवाल पढ़ाया था जिसके क्वथनांक बहुत पास पास होते हैं, जिसके क्वथनांक अत्यधिक निकट होते हैं, अत्यधिक निकट हों, उनको किस विधि से किया जाता है? तो उनको प्रभाजी आसवन विधि से किया जाता है, ठीक है। उनके लिए क्या दोस्तों? उनके लिए प्रभाजी आसवन विधि है, ठीक है। आप याद रखेंगे जिसके क्वथनांक बहुत निकट, क्योंकि प्रभाजी आसवन में बार बार ये वाष्पन और संघनन की क्रिया को दोहराया जाता है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जो अपने क्वथनांक से पहले विघटित हो जाए, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वो टूट जाते हो, उनको किस विधि से अलग करते हैं? तो याद रखेगा इसको वैक्यूम मेथड बोलते हैं, इसको निर्वात आसवन कहा जाता है, निर्वात आसवन कहा जाता है, वैक्यूम मेथड कहा जाता है। कई जगह पे दोस्तों आपको वैक्यूम मेथड नजर आएगा और कई जगह पे लोग कहते हैं भाप आसवन, ठीक है, भाप आसवन, स्ट्रीम डिस्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आप हमसे सवाल करेंगे सर क्या सही है, तो मैं तो कहूंगा भाई निर्वात आसवन सही है, लेकिन कई जगह पे लोग भाप आसवन भी कहते हैं जवाब देते हैं। तो दोनों याद रखिए। बेस्ट आंसर अगर आपको याद रखना हो तो पहले नंबर पे आप निर्वात याद रखेगा, नहीं ऑप्शन में है तो भाप आसवन याद रखेगा, ये भी आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। आगे यदि नहीं हो ऑप्शन में तब कह रहा है ग्लिसरॉल को जानते होंगे, कह रहा है ग्लिसरॉल को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? उसको भी इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है, ये जो निर्वात आसवन विधि है, ठीक है। ये जो निर्वात आसवन विधि है, ग्लिसरॉल को निर्वात आसवन विधि द्वारा ही पृथक किया जाता है। क्यों? एक ही कारण है, क्योंकि जब गर्म करते हैं आप इसको ग्लिसरॉल को, तो ये क्वथनांक से पहले ही विघटित हो जाता है, ठीक है। लिखिएगा ग्लिसरॉल अपने क्वथनांक से पहले ही विघटित हो जाता है, ठीक है,
हो जाता है, ये आप याद रखेंगे, बड़ा अच्छा सा सवाल है, ठीक है। और आगे बढ़िए, करा ऐसे द्रवों के पृथक्करण व शुद्धिकरण में किस विधि का उपयोग किया जाता है जो पानी में अघुलनशील हो तथा वाष्प में वाष्पशील हो, भाप में वाष्पशील हो? ये बहुत कठिन सवाल है, आप जरा सोचिए। कह रहा है कि पानी में घुलता नहीं है, पानी में डाल देंगे तो घुलता नहीं है, लेकिन वाष्पित हो जाता है, भाप बन जाता है। भाप में वाष्पशील है लेकिन पानी में नहीं घुलता है। इसके लिए स्पेशली भाप आसवन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? इसी के लिए, ये जो आप ऊपर भाप आसवन विधि पढ़े थे, ये इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आप याद, तभी मैंने कहा था कि इस वाले मत कीजिएगा, क्वथनांक से पहले विघटित हो जाते हैं। इसमें जो है निर्वात आसवन कीजिएगा, भाप आसवन ना कीजिएगा। भाप आसवन जो है यहाँ आएगा। भाप आसवन की खासियत क्या है कि इसके जो एलिमेंट होते हैं, इसमें जिन एलिमेंट को लिया जाता है वो पानी में घुलनशील नहीं होते, पानी में नहीं घुलते लेकिन भाप बन जाते हैं। आप भी सोचते होंगे ऐसा क्या है जो पानी में घुलनशील नहीं और भाप बन जाता है? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आइए उन पर हम चर्चा करते हैं। सवाल देखिए अगला दे भी रहा है, एनिलीन। क्या दिया दोस्तों? एनिलीन। एनिलीन को किस विधि द्वारा शोधित किया जाता है? तो लिखिएगा भाप विधि द्वारा ही, ठीक है। भाप विधि द्वारा ही इसको शोधित किया जाता है। भाप विधि या भाप आसवन, भाप आसवन लिखिए, विधि नहीं सही है, ठीक है। भाप आसवन द्वारा इसको भाप आसवन द्वारा दोस्तों इसको जो है शोधित किया जाता है। और एनिलीन की खासियत क्या है? लिखिएगा जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील, ठीक है। जल में अघुलनशील होता है और वाष्पशील होता है, ठीक है। वाष्पशील होता है, ठीक है। घुलनशील किंतु दोस्तों क्या होता है? वाष्पशील होता है। जल में अघुलनशील घुलता भी नहीं है लेकिन भाप बन जाता है, ये अभी आप ध्यान में रखेंगे। करा ठोस पदार्थ को, कोई भी ठोस पदार्थ ले लिया, करा ठोस पदार्थ को गर्म करके सीधे वाष्प में बदल देने की क्रिया और वाष्प को ठंडा करके सीधे ठोस में बदलने की क्रिया दोस्तों क्या कहलाती है? ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। एग्जाम्पल ऊर्ध्वपातन का, जैसे कपूर ले लिया। आप देखिए कपूर, मंदिर में जाते कपूर जलाते होंगे ना, कपूर ठोस होता है, जला दिया सीधा भाप बन गया, लिक्विड बना ही नहीं, लिक्विड बना ही नहीं। कोई चीज ठोस से डायरेक्ट गैस बन गई बिना लिक्विड के, तो या इसमें बहुत सारे एग्जांपल अभी मैं आपको दे रहा हूं। पहले तो आप कपूर को याद रखिएगा, कपूर, ये ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? ठोस से सीधा गैस में तब्दील हो जाती है, ठीक है। करा अगला सवाल देखिए, करा प्रत्येक ऐसे ठोसों के मिश्रण को पृथक करने में किस विधि का उपयोग किया जाता है जो अवाष्पशील ठोस से ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं? इस स्थिति में दोस्तों किसका यूज किया जाता है? ये इसी ऊर्ध्वपातन का यूज करेंगे, और क्या, इसी ऊर्ध्वपातन का इस्तेमाल करते हैं, याद रखेंगे। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अभी मैंने कहा, एक दो एग्जांपल नोट कर लीजिए। कपूर हो गया, नौसादर हो गया। एग्जांपल लिखिएगा, जैसे आपका कपूर हो गया, जैसे आपका नौसादर हो गया, सब परीक्षा में आने लायक ऑप्शन है, ठीक है। जैसे आपका अमोनियम क्लोराइड हो गया, सोडियम नहीं है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हो गया। एक अच्छा सा एग्जांपल लिख लीजिएगा, जैसे आपका नेफ्थलीन हो गया, ठीक है, इसको अलग पेन से लिखिएगा, ठीक है। जैसे आपका नेफ्थलीन हो गया, ठीक है। ये सब दोस्तों किसके एग्जांपल हैं? ये ऊर्ध्वपातन का, इससे बेस्ट आंसर आपको नहीं मिल सकता, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है नौसादर, कपूर, ये सब पढ़ के आ गया, फिर से पूछ रहा, नौसादर, कपूर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, आयोडीन, बेंजोइक अम्ल, इन सबको पृथक्करण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो क्या बताएंगे? ऊर्ध्वपातन विधि का। किसका? ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग पीछे ही पढ़ चुके थे भाई, ठीक है। और आगे देखिए, करा किस विधि में किसी विलयन को प्याली में लेकर गर्म करने से जल या अन्य विलायक वाष्प के रूप में पृथक हो जाते हैं तथा ठोस विलय जो होता है दोस्तों शेष रह जाता है? इसमें क्या होता है? बेवकूफ बना रहा है आपको, फिरकी ले रहा है आपकी, और ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आपको बिना दो बार सवाल पढ़े चैन ही नहीं आएगा। चलो पढ़ लो, एक बार और पढ़ लो। सुनो, किस विधि में किसी कोई कर विधि छोड़ो, एक विलयन ले लिया एक प्याली में, किसी विलयन को एक प्याली में, विलयन मतलब किसी भी एलिमेंट को, लिक्विड को एक थाली में ले लिया। चलो दूध को ले लेते हैं, ठीक है। दूध ले लिया, प्याली में लेकर के उसको गर्म कर दिया। गर्म करने से जल या अन्य विलायक, उसमें दूध में जो पानी मिला था तो भाप बन के उड़ गया। दूध में भी कुछ हिस्सा जल का होता है, वो भी दोस्तों भाप बन के उड़ गया।
और जो कुछ छोटे मोटे कण रह गए वो दोस्तों वहां बच गए। ये क्या कहलाता है? अरे यार, भाप बनकर उड़ना वाष्पन कहलाता है। भाप बनकर उड़ना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। यही तो वाष्पन है। वाष्पन को कहते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन कहा जाता है, वाष्पन विधि। ठीक है, इवेपोरेशन मेथड। ठीक है, भाप बनना समझ रहे होंगे। करा किस विधि में विलायक को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है? ये जो विलायक एक बार उड़ गया तो उड़ गया, उसको दोबारा आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वाष्पन में ही, वाष्पन में विलायक को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि विलायक भाप बनकर उड़ गया। क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता है? तो लिखिएगा क्योंकि विलायक भाप बनकर उड़ गया। अभी मैं समझा दे रहा हूं। आपने क्या एग्जांपल लिया था? दूध को गर्म कर रहे थे। एक काम करते हैं, अपने घर में दूध ले लो, उसको गर्म कर दो, इतना खौला दो कि 1 लीटर का दूध एकदम समाप्त होकर के टोपा सोपा सब जल जाए, नीचे थोड़ा बहुत बच जाए। ठीक है, और आपकी मम्मी उठाए डंडा तो आपको, मम्मी रुको मैं तुरंत अभी दूध को पैदा कर। कहां से पैदा कर दोगे? जब दूध भाप बनकर उड़ गया तो पैदा कहां से हो जाएगा जी? जब दूध भाप बनकर उड़ गया, पैदा कहां से? यानी जो विलायक आपने लिया था उसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। वायुमंडल से दूध नहीं खींच लाओगे। क्या समझे? और आपके पास कोई टाइम मशीन भी नहीं कि थोड़ा सा पीछे चले जाओ, मम्मी को दूध प्रेजेंट कर दें। ठीक है, तो समझो बात को। ठीक है, तो ये चीज दोस्तों कह रहा है। तो विलायक जो है वाष्पन विधि में भाप बनकर उड़ जाता है। इससे आसान कुछ नहीं मेरे पास समझाने के लिए, बस यही आसान था। कह रहा किस विधि द्वारा नमक के विलयन से, नमक का कोई विलयन ले लिया, पानी में नमक मिला लिया और उससे दोस्तों नमक प्राप्त कर लिया, नमक का विलयन बनाकर उससे नमक प्राप्त कर लिया, वाष्पन विधि से कर सकते हो। ठीक है, जैसे पानी में नमक मिलाया, पानी को गर्म किया, पानी तो नमक का साथ छोड़ के चला गया और उस प्याली में, उस थाली में, उस बर्तन में नमक के अवशेष बच गए। आपको नमक ही प्राप्त करना था, लो नमक मिल गया, खा लो। ठीक है, तो वाष्पन विधि आप याद रखेंगे, ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए, कह रहा कौन सी विधि किसी विलायक में उपस्थित अशुद्धियों तथा कार्बनिक यौगिकों की घुलनशीलता के अंतर पर दोस्तों निर्भर करती है? कौन सी विधि, थोड़ा सा टेक्निकल है, कौन सी विधि किसी विलायक में उपस्थित, विलायक में अशुद्धि तो हर बार रहता है, लेकिन कह रहा है कि यौगिकों, कार्बनिक यौगिकों की घुलनशीलता के अंतर पर दोस्तों निर्भर करता है। इसको हम कहते हैं क्रिस्टलन। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्रिस्टलन विधि। क्या कहते हैं? क्रिस्टलन कहते हैं। और क्रिस्टलन में क्या होता है दोस्तों? जब इसका निस्पंदन किया जाता है तो कार्बनिक यौगिक दोस्तों के से मिलते जुलते जो भी अशुद्धियां रहते हैं वो इस क्रिस्टलन में, क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाते हैं। ये आप याद रखें। लेकिन कब इसमें जब अंतर पाया जाता है तब दोस्तों ऐसा जवाब आप देंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, कह रहा 1903 में किस रूसी वैज्ञानिक ने क्रोमैटोग्राफी की आधुनिक विधि दोस्तों विकसित की? क्रोमैटोग्राफी से क्या क्या होता है अभी हम पढ़ने वाले हैं। इनका नाम था मिखाइल त्स्वेत। ठीक है, क्या नाम था? मिखाइल त्स्वेत। ठीक है, आधा तो शवेत। ठीक है, जैसे तो याद रखेंगे मिखाइल त्स्वेत जो थे दोस्तों, इन्होंने क्रोमैटोग्राफी मेथड दोस्तों ढूंढा था। ये रूस के वैज्ञानिक थे। और किस लिए? तो पादप वर्णकों को अलग करने के लिए दोस्तों ये विधि ढूंढी गई थी। किसके लिए? लिखिएगा, पादप वर्णकों को अलग करने हेतु। ठीक है, अलग करने हेतु दोस्तों ये मेथड दोस्तों ढूंढा गया था। आइए एक एक सवाल और देखते हैं बढ़िया सा। कर लाल और नीली स्याही के मिश्रण को, एक स्याही दोस्तों ले लिया जिसमें लाल स्याही है और नीली स्याही है। ठीक है, इन दोनों के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी विधि यूज की जाती है? तो यहां पर हम विधि यूज करते हैं पेपर क्रोमैटोग्राफी। पेपर क्रोमैटोग्राफी का इस्तेमाल दोस्तों यहां किया जाता है। पेपर क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। ये पेपर क्रोमैटोग्राफी ये लाल और नीली स्याही के मिश्रण को अलग कर देता है और ये कमाल की बात है अपने आप में ना। करा पौधों के लवण को दूसरे प्राकृतिक उत्पादों से पृथक्करण में कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? देखिए, पादप वर्णकों को अलग करने के लिए ही तो इस क्रोमैटोग्राफी को विकसित किया गया था। ठीक है, इस क्रोमैटोग्राफी का विकास किस लिए हुआ था? तो आपने पीछे ही पढ़ा था, पादप वर्णकों को अलग करने हेतु। ठीक है, पादप वर्णकों को अलग
करने हेतु ही तो दोस्तों इसको विकसित किया गया था। तो ये तथ्य भी आप ध्यान में रखेंगे। और आगे बढ़िए, कह रहा है गैसों के मिश्रण को पृथक करने में किस विधि का यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कहीं गैसों का मिश्रण हो गया हो, गैस आपस में मिल गए हो, तब दोस्तों किस विधि से इसको अलग करेंगे। तो अब यहां पे दो चीजें याद रखेगा, कहीं कहीं पे लिखा रहता है कि प्रभाजी आसवन विधि से अलग कर लेंगे, और कहीं कहीं पे लिखा रहता है परमाणवीय विधि से अलग कर लिया जाएगा। ठीक है, दोनों में से क्या सही है पता नहीं आपके एग्जाम में क्या देगा, लेकिन गैसों के मिश्रण अगर गैस आपस में मिक्स हो गए तो उनको परमाणवीय विधि से या प्रभाजी आसवन विधि से अलग किया जा सकता है। ये परमाणवीय विधि क्या है, इसमें परमाणुओं किसी पदार्थ को उसके परमाणुओं में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, लिखिएगा किसी पदार्थ को उसके परमाणुओं में तोड़ दिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को परमाणवीय विधि कहते हैं। और इस माध्यम से गैसों के मिश्रण से गैस जो है अलग अलग किए जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये सेशन जो है हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ध्यान देंगे, स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा नया एप्लीकेशन, आप इसे डाउनलोड कीजिए। सारी क्लासेस दोस्तों इसी एप्लीकेशन पे चल रही हैं। और आपको इतना भरोसा करना होगा कि जो इंसान निःशुल्क इतनी अच्छी सर्विस दे सकता है, इतने बढ़िया तरीके से इतने अच्छे कंटेंट को पढ़ा सकता है, वो इंसान अपने पेड कोर्स में कितना मेहनत करता होगा, ये आप खाली कल्पना कीजिए। ठीक है, तो आप हमें मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, तैयारी कीजिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई इशू है, कुछ पूछना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।